आपका जऊका के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपको पता ही कि जो अपनी बुक आई हुई है राजस्थान आपकी आर्थिक समीक्षा है, बजट है, आपका केंद्रीय आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट है, तो उस बुक को हम लोग डिजिटल फॉर्म में आपको वीडियो फॉर्म में भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और वो सारा जो कंटेंट है उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपको उस बुक को पढ़ना कैसे है और चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपका एक तो कौन सा पढ़ लिया था, हम लोगों ने विकसित भारत जो आपका एक विजन डॉक्यूमेंट है एट 2047 और विकसित राजस्थान तो दोनों जो आपके विजन डॉक्यूमेंट है, कौन सा, एक तो आपका विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान एट 2047। तो हमने इस पे दोनों चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं, सर ने भी आपकी क्लासेज ली हैं और दोनों पे हमने चीज़ की कि क्या क्या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2047 में कि हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, तो उसके लिए क्या क्या गोल सेट किए। साथ ही उस विकसित जो भारत है उसमें सहभागिता देते हुए राज्य को अपने एक अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी एक डॉक्यूमेंट आपका जारी किया है, विकसित राजस्थान एट 2047। तो उस पर भी हम लोगों ने सारी चर्चा की कि राजस्थान जो सरकार है वो अपने कौन कौन से लक्ष्य रखती है और उसने क्या क्या टारगेट अपने लिए सेट किए। तो ये दोनों चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथ में इन पे कोई भी अगर क्वेश्चंस बन सकता है तो वो भी एमसीक्यू क्लास हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में जो अपने इकोनॉमिकल जो डेटा थे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या एक सिनेरियो जो है प्रकट करते थे, वो उस डेटा के ऊपर भी हमने क्लासेज कर ली और उस पर एमसीक्यू भी कर लिए। साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा थे और उनकी जो तुलना किसके साथ, इंडिया के डेटा के साथ, जो उसमें चाहे जनसंख्या के डेटा हो, चाहे आपके हेल्थ इंडिकेटर्स हो, चाहे आपके कौन से श्रमिक जो श्रम भागीदारी वगैरह के जो डेटा हो, तो वो सारी क्लास आपको सर ने भी करा दी है। वो सारा आपका कनेक्ट करके, चाहे वो इंडिया हो, वर्ल्ड से इंडिया को कनेक्ट किया, इंडिया से राजस्थान के साथ कनेक्ट किया, तो उस पर पूरे हम लोगों ने एक क्लास कर चुके हैं। और उस पर जो वेस्ट एमसीक्यू हैं, जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनके आधार पर हमने सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो आपके इकोनॉमिक सर्वे का, आपको हम लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि हमने जो बुक है तो उसमें क्या किया है भाई, हमने सबसे पहले दिखाया कि विकसित राजस्थान या विकसित भारत है वो विजन क्या है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने आपको बताया कि 13 चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे को क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। तो हम उन चैप्टर्स वाइज, जैसे चैप्टर फर्स्ट, आज हम चैप्टर फर्स्ट लेंगे, वो हम लोगों ने बुक है जो आपकी उसमें सारी चीज़ें दी हैं। साथ में हमने जो राजस्थान का जो बजट है उसके बारे में सारी चीज़ें दी हैं, उनमें क्या क्या मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, कुछ ऐसी हैं जो आरएस प्री या आरएस मेंस के अकॉर्डिंग मतलब जो आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें हमने इंक्लूड की है। साथ में आपका जो केंद्रीय बजट है, जो आपके एसआई हो, आरएस हो, उन सब में वो जो आपके सेंटर है या भारत की अर्थव्यवस्था है वो टॉपिक सिलेबस में है, तो आपको हमने क्या किया, जो आपका संघीय बजट है उसके भी चीज़ें डाली है और आपका जो भारत की जो आर्थिक समीक्षा है वो भी हमने उसमें बुक में आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है कि जो हमारा एक पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, तो उन सारे चैप्टर्स को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो उसी में आज क्या है कि हमने क्या लिया है, आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा आपका, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण करके आपका पहला चैप्टर आपके इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे 1 क्लास 2 क्लास हो सकती है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या जैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए उन क्वेश्चंस के आधार पे हम नई डेटा पे क्वेश्चंस बनाएंगे। साथ में आगे आपके क्या क्या पूछे जा सकते हैं उस पर भी सारी क्लास की जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, या मैं सीधा कहूँ तो हमारे प्राइमरी जो सेक्टर है उसकी बात कर रहा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की बात करेंगे हम लोग आज। किसकी बात करने हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की। उसमें हम जो कृषि से रिलेटेड जो भी डेटा है कि कृषि की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, उसकी वृद्धि दर क्या रही, उसके जो
सब सेक्टर्स हैं या उप क्षेत्र है उनका कृषि में क्या क्या योगदान रहा है, साथ में हमारे उत्पादन वगैरह है जो कितने रहे, और कृषि से रिलेटेड जो भी योजनाएं, चाहे वो बीज के लिए योजना हो, आपकी क्रेडिट मतलब जो ऋण के लिए हो, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हो, किसानों की सहायताओं के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए हो, नवाचार के लिए हो, सारी जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी राजस्थान गवर्नमेंट हो, उसने जितनी भी योजनाएं चला रखी है या जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने जारी की, उन सब पे हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर पे आधारित जो भी सारे क्वेश्चंस हैं हम उनको भी करेंगे। तो देखो आज का पहला चैप्टर है आपके हमारे पास कौन सा है, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, हम लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कृषि जो क्षेत्र है उसका योगदान अर्थव्यवस्था में कितना है, सबसे पहली बात तो ये करेंगे। और हम लोगों ने पहले भी इस चीज पे बात की कि हम जब अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र का योगदान जानना चाह रहे हैं या किसी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में कितना अपना योगदान दिया है, तो हम किसकी गणना करते हैं, हम करते हैं GSVA की गणना। किसकी करते हैं, GSVA की, या मैं ये कहूँ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या सकल राज्य मूल्य वर्धन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और GSVA निकाला इसलिए जाता है कि हम क्षेत्रवार देख सकें कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारे क्षेत्र है, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो या तृतीयक हो, उनका योगदान कितना रहा, तो उसके लिए हम GSVA की गणना करते हैं। और GSVA गणना करते, अब हम लोगों ने फिर बात की कि हम GSVA हो या GDP हो, नेशनल इनकम हो, इनकी गणना किस आधार पे करते हैं। दो आधार हमारे बनाए गए। कौन से आधार है, एक तो आपकी स्थिर कीमतों पर, किस पर है, स्थिर कीमतों पर। गणना कैसे की जाती है, दो आधार पे करते हैं हम, एक तो हमारा किस पे करते हैं, स्थिर कीमतों पे करते हैं, और दूसरा हमारा करते हैं प्रचलित कीमतों पे। ठीक है, स्थिर कीमतों पे जो हम गणना करते हैं वो ही हमारी अर्थव्यवस्था की रियल वैल्यू को दिखाता है। आपको हम लोगों ने पहले पता है कि हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, रियल GDP भी पढ़ी और नॉमिनल या नाम मात्र GDP भी पढ़ी। जब हम GDP की गणना स्थिर कीमतों पे करते हैं तो वही हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति दिखाता है। और हम जब स्थिर कीमतों पे गणना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे जो मूल्य हैं उनको किसी एक आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर लिया जाता है। और हम लोगों ने बताया कि GDP की गणना करने के लिए आधार वर्ष क्या हमारा 2011-12। और ये क्यों किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में से मुद्रास्फीति या महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए और उस महंगाई के प्रभाव को हटाने के लिए, महंगाई का जो प्रभाव अर्थव्यवस्था में हमें दिख रहा है उसको हटाने के लिए हम गणना किस पे करते हैं, स्थिर कीमतों पर करते हैं। और वही हमारी जो स्थिर कीमतों पे जो भी हमारी गणना या कोई वैल्यू निकल के आती है तो वही हमारी जो GDP है, GSVA है या प्रति व्यक्ति है, उन सबकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। भाई दूसरा आपका प्रचलित कीमतें या करंट प्राइसेस भी हम कह सकते हैं, जो बाजार के मूल्य हैं या जो हमारे जो प्रचलित मूल्य है, जब उन पर गणना की जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसे GSVA एट प्रचलित कीमतें, और जब स्थिर कीमतों पर किया जाता है तो GSVA स्थिर कीमतों पे। तो दो चीजों पर हम ध्यान करते। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कृषि का। तो हम देखते हैं कि कृषि का योगदान है वो अर्थव्यवस्था में कितना रहा, स्थिर कीमतों पे कितना रहा और प्रचलित कीमतों पे कितना रहा। पहले तो ये बात करेंगे, साथ ही साथ हम दूसरी बात क्या कहेंगे, कई जो पिछली स्थिति है या जो पिछले साल के जो डेटा हैं उनके आधार पे हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो बढ़ा है या घटा है, तो हम उसकी वृद्धि दर का भी यहाँ पे वृद्धि दर भी देखेंगे कि हमारी जो कृषि है उसका पिछले वर्षों की तुलना में कैसी स्थिति में है। तो अब देखो ये कहते हैं कि कृषि का जो स्थिर मूल्यों पर GSVA में जो योगदान है वो कितना है आपका, दो आपको बिल्कुल ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। और जो करंट आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आपका SI हो, RAS हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम है, उनमें तो अब इस जो इकोनॉमिक सर्वे हैं या बजट के क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि स्थिर कीमतों पे जो आपका कृषि का योगदान GSVA में कितना है आपका 25.33%, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा ये हम कहेंगे कि प्रचलित कीमतों पे कितना है। हमने कहा कि दो कीमतों पे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो स्थिर कीमतों पे आपका कितना योगदान है 25.33% और प्रचलित कीमतों पे कितना आपका 25.74%। दो डेटा आपको याद रखने। अब हमने बात की कि पिछले साल की तुलना में ये जो GSVA में योगदान है वो घटा है, बढ़ा है, और बढ़ा है तो किस दर के साथ बढ़ा है। तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है
कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है स्थिर कीमतों पर कितना बड़ा है। तो स्थिर कीमतों पर हमारा बड़ा है 0.22%। कितनी वृद्धि हुई है? 0.22%। ठीक है। और आपका अगर बात करते हैं कि प्रचलित कीमतों पे कितना बढ़ा है तो 3.47%। चार डेटा आपको याद रखने, पहला कौन सा कि कृषि का जो जीएसबीएम योगदान है वो स्थिर कीमतों पर कितना है और आपके प्रचलित कीमतों पर कितना है। फिर स्थिर कीमतों पे जो है कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही और प्रचलित कीमतों पे जो कृषि क्षेत्र की है वृद्धि दर वो कितनी रही। चार डेटा आपको यहाँ से याद करने, सीधे के सीधे याद करने। फिर हम अगली बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र में योगदान, कृषि में क्षेत्रवार योगदान, मतलब जो कृषि के उप क्षेत्र है। अब कौन कौन से उप क्षेत्र है आपके कृषि में? हम बात करते हैं कृषि के उप क्षेत्र। भाई कृषि क्या है? कृषि के साथ साथ कौन कौन से? भाई कृषि में एक फसल है आपका, पशुधन है, वानिकी है, और क्या है? कृषि फसल है, वानिकी और आपका मत्स्य क्षेत्र क्या है, शामिल किए जाते हैं। तो हम देखेंगे उनका योगदान कृषि के क्षेत्र में कितना कितना रहा है। भाई हम टोटल अगर कृषि की बात करें तो जीडीपी में, जीएसपी में कितना योगदान है? 25.33% और 25.74%। अब इस 25.33% में कृषि के जो उपक्षेत्र है उनका योगदान कितना रहा है? तो देखो कृषि में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? पशुधन का। किसका योगदान रहा है? पशुधन का। कितना रहा है आपका? 49.35%। ये भी आपको सीधे सीधे याद रखने। कुछ मैं आपको पहले मैंने बात की है कि एक पोर्शन हमारा डेटा वाला जिसको हमें याद करना ही पड़ेगा और उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है कि योजना, पॉलिसीज वगैरह का है, तो उसी के लिए बुक उसी टाइप से हम लोगों ने डिजाइन की है कि आपको लंबे टाइम तक ध्यान रहे। तो कुछ चीज़ें आपको डेटा के आधार पर ध्यान रखनी है, कुछ हम क्या करेंगे, हमने आगे हम पढ़ेंगे तो तब देखेंगे हमने चीज़ें क्या सिस्टमेटिक करी है कि भाई आपको बीज के लिए कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है, क्रेडिट के लिए क्या चल रहा है, उत्पादन के लिए क्या चल रहा है, किसानों के कल्याण के लिए क्या चल रहा है, वो सारी बात करेंगे। तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो कृषि, पहले हमने बात करी कृषि को उपक्षेत्र कौन से हुए? आपके कृषि को उपक्षेत्र हो गया आपका फसल हो गया, पशुधन हो गया, और आपका क्या हो गया? मत्स्य हो गया, और आपका वानिकी और लॉगिंग हो गए। 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कृषि के में जो सबसे बड़ा योगदान किसका? आपका पशुधन का। कितना है आपका? 49.3%, 49.35%। ठीक है। अब इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये पशुधन का भी क्या बात कर रहा है? ये उपक्षेत्र की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पशुधन के उपक्षेत्र की बात कर रहा है। सेकंड नंबर पे आप बात करेंगे तो फसल क्षेत्र है, कितना है? 42.61%। कितना योगदान है? 42.61%। थर्ड वन की हम बात करें तो वानिकी एवं लॉगिंग कितना है? 7.49%। और हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा क्षेत्र कौन सा आपका? मत्स्य क्षेत्र। वो कितना है? 0.54%। तो याद रह जाएगा पहली बात तो कृषि का योगदान, उसके बाद कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान। तो देखो पहले नंबर पे पशुधन है, सेकंड नंबर पे फसल है, थर्ड नंबर पे आपका कौन सा? वानिकी है, और फोर्थ नंबर पे आपका मत्स्य क्षेत्र है। ठीक है। और हम बात करें कि मतलब इनमें कितनी पिछले साल की तुलना में हम बात करते हैं ये बढ़े हैं या घटे, तो ध्यान रखना ये 4 जो पॉइंट है आपके, एक तो कौन सा? पशुधन आपका लगभग 5% क्या है? बढ़ा है। वहीं फसल क्षेत्र आपका क्या है? 5% से कम हुआ है। बाकी ये दोनों क्षेत्र भी आपके बढ़े। तो अगर पशुधन के उपक्षेत्रों की हम बात करें तो 4 उपक्षेत्रों में से आपका, कृषि के हम उपक्षेत्रों की बात करें तो उसमें से आपका पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य क्षेत्र, उनमें तो क्या रही आपकी सकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है। वहीं आपका जो फसल क्षेत्र उसमें क्या है? नकारात्मक वृद्धि दर है, वो लगभग आपके 5% क्या है? नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाता है। तो आपको मोटा मोटा याद रख लेना है कि अब यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या बात करें, हम बात कर गए कि जीएसबीए में क्या है योगदान, उसकी वृद्धि दर कितनी रही। फिर साथ में हम कह रहे हैं कृषि क्षेत्र में जो उसके उपक्षेत्र है उनका क्या क्या योगदान है, और उनका कृषि क्षेत्र में कितना कितना हिस्सा वो रखते हैं। तो कौन सी? पशुधन की बात करें सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? पशुधन हो गया, 49.35%। सेकेंड बात करें तो हम कौन सा हो गया? फसल क्षेत्र हो गया, 42.61%। थर्ड वन पर हम बात करें तो कौन सा है? वानिकी एवं लॉगिंग, 7.49%। और चौथे नंबर पे हम बात करें तो कौन सा? आपका मत्स्य क्षेत्र की बात करते हैं, 0.54%। ठीक है। जो आपका पशुधन है, वानिकी है, लॉगिंग है, इन तीनों में तो क्या रहा है आपका? क्या रहा है? सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं आपका जो फसल क्षेत्र है उसमें नकारात्मक वृद्धि है, और वो लगभग कितनी आपकी? 5% के आसपास। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं।
फिर इन्होंने एक पॉइंट और कहा है कि भाई जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है पशुधन, तो पशुधन के उप क्षेत्र भी आपको ध्यान रखने। तो देखो सबसे बड़ा क्षेत्र पशुधन में किसका, दूध का है, कितना है 79.60%। ठीक है, सेकंड पे बात करें तो ये अंडे नहीं होके क्या है, अन्न है, क्या है, अन्न, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, अंडे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख ले। फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है, दूध है 79.60%। सेकंड पे कौन सा हो गया, अदर्स हो गए, जो कितना है आपका 12.27%। थर्ड पे आपका पोल्ट्री हो गया या मुर्गी पालन हम कह सकते हैं 7.46%। और फोर्थ पे आपका कौन सा, अंडे हो गए 0.6%। मतलब समझ गए, कृषि के उपक्षेत्र, कृषि में सबसे बड़ा क्षेत्र आपका पशुधन और पशुधन के उपक्षेत्र। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है और सारे डेटा हमें याद रखने, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं भू उपयोग की। किसकी बात करें, भू उपयोग की। देखो बात होगी हमारी क्लियर, क्या क्या करना था, जीएसपी में कितना योगदान है, स्थिर कीमतों पे कितना है, प्रचलित कीमतों पे कितना है, उनकी वृद्धि दर कितनी है, चार डेटा आपको यहाँ से याद करने। उसके बाद कृषि क्षेत्र है तो उसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, उन पे हम बात करेंगे, उनका कितना कितना योगदान रहा है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे, तीसरे पे कितना है, फिर उनकी वृद्धि की प्रवृत्ति देखेंगे। तो आपको पता है कि एक फसल क्षेत्र में आपकी नकारात्मक दिखी गई है, बाकी जो तीनों और क्षेत्र है उनमें सब में क्या है, सकारात्मक वृद्धि दर है। साथ में आपके जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, पशुधन का 49% का। तो उस पशुधन के जो सेक्टर्स हैं, दूध है, अदर्स हैं, आपके कौन से हो गया, आपके पोल्ट्री हो गया, मुर्गी फार्म पालन जो हो गया, या फिर आपका अंडे हो गए, तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो भू उपयोग का कहते हैं कि भू उपयोग का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कितना तो रिपोर्टिंग एरिया है, कितना रिपोर्टिंग एरिया, और उसमें हमारा कितना क्षेत्र तो ऐसा है जिसको हम बोते हैं और जिसमें हमारा उत्पादन होता है, और कितना क्षेत्र बंजर है, कितने में क्या है वृक्ष हैं, कितने में हमारी क्या है जो वन है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर उसमें क्या है, फिर हम देखेंगे हमारे जोत हैं वो कितना है, उनका आकार कितना है, उनके लिए महिला कितनी है, सारी चीज़ें हम इस पर बात करने वाले। तो देखो पहला ये कह रहे हैं कि भू उपयोग की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कुल रिपोर्टिंग जो एरिया है आपका, कुल रिपोर्टिंग एरिया है कितना है हमारा, 343.43 लाख हेक्टेयर। तो कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना हो गया, एक सीधा पॉइंट क्या हो गया कि हमारा जो कुल रिपोर्टिंग एरिया है वो कितना है, वो 343.43 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, फिर अब ये कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो हिस्से उसमें स्थिति क्या क्या है। देखो हमारा जो 53.02% है वो है क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्र। क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है आपका, 53.02%। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे होंगे कि भाई आपका कुल रिपोर्टिंग एरिया, तो आपको पता ही कितना है 343.43%, 343.43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, उसमें शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है आपका 53.02%। बंजर भूमि की बात करें तो कितना है, सेकंड नंबर पर आ जाएगा आपका बंजर भूमि कितना है 10.11%। वानिकी की बात करें तो कितना आपका 8.30%। और ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि की बात करें तो कितना है 6.85%। ये चारों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमारा कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना है, उसमें से शुद्ध बोया क्षेत्र कितना आपका जितना है, उसमें से 53.02% तो कैसा शुद्ध बोया क्षेत्र है, 10.11% आपका बंजर भूमि है, 8.30 पे क्या आपकी वानिकी है, और 6.85 पे क्या है ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि है। तो ये आपको डेटा बिल्कुल याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि प्रचलित जोत धारक। तो देखो हमारी कृषि गणना कौन सी आपकी 15-16 चल रही है। ठीक है, 15-16 के जो डेटा है उसी के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यही आपका क्या दिया हुआ, अपडेट दिया हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि 15-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोत कितनी थी राजस्थान में, कितनी थी 208 लाख हेक्टेयर। कितनी थी 208 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा क्या हो गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का जो है कुल प्रचलित जोत जो है वो कितनी है, तो वो आपकी है कितनी है 208 लाख हेक्टेयर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कुल प्रचलित जोतों की संख्या, मतलब आपके यहाँ किसान जो रजिस्टर्ड हैं, या फिर ये कह सकते हैं कितने किसानों के पास वो जमीन है। भाई आपका टोटल तो कितना हो गया 208 लाख हेक्टेयर हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है 76.55 लाख। और ध्यान रखना इससे पहले वाली जो गणना थी आपके पास कौन सी 2010-11 की, उससे क्या इसमें
वृद्धि, मतलब क्या करें, पहले कितनी थी, लगभग आपकी 68 पॉइंट कुछ लाख हेक्टेयर थी और वो बढ़ के कितनी होगी 7.55। मतलब क्या हुआ है कि जो जोतों का मतलब जोतों के टुकड़े क्या है ज्यादा हुए। और वो कैसे हो सकते हैं, आपके या तो संयुक्त परिवार का क्या है विघटन के कारण हो सकते हैं या आपकी जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। कुल प्रचलित भूमि जोत आपकी कितनी है 208 लाख हेक्टेयर और जो कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है आपकी 76.55 लाख। ठीक है, दो डेटा। अब ये कह रहे हैं औसत जोत का आकार, तो आपकी जोत तो टोटल तो कितनी है, कुल एरिया कितना है इतना, जोत कितनी है इतनी, और आपके पास जो औसत जोत का जो आकार है वो कितना है, तो वो है आपके पास 2.73 हेक्टेयर। कितना है 2.73 हेक्टेयर, जिसमें पिछली कृषि गणना मैंने आपसे कहा था कि अभी हम किसकी बात करें 15-16 की बात कर रहे हैं, तो 2010-11 की जो कृषि गणना थी उसके आधार पर हम बात करें तो पिछली कृषि गणना से कितनी है -11.07%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जोतों का आकार घटा है। पिछली कृषि गणना की तुलना करें तो हम क्या कहेंगे कि इस बार हमारा 2.73 था जिसमें कमी हुई है कितनी लगभग 11% की। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो औसत जोत का जो आकार है वो कैसा हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जोत का जो आकार है हमारे यहाँ पे किसान अगर देखा जाए तो हम किसानों को डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसानों को हम डिफाइन करते हैं उनके जोत, उनके पास कितनी जोत का क्या करते हैं वो धारण करते हैं या कितनी भूमि का वो धारण करते हैं, उसके आधार पर हम किसानों को डिवाइड करते हैं। और वो उस आधार पर हमने कितने टाइप के किसान बना रखे हमारे यहाँ 5 तरीके के, कितने तरीके के, सॉरी 6 तरीके के। देखा जाए सीमांत जोत या सीमांत किसान, आप बहुत बार टर्म सुनते होंगे कि सीमांत किसान कौन है, तो सीमांत किसान या सीमांत जोत वो है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम क्या है भूमि है। ऐसे किसान जिनके पास जो भूमि है वो कितनी है 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो उनको क्या कहा गया है, सीमांत किसान कहा गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि लघु जोत या लघु किसान किसको कहा गया, उन्होंने कहा ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो उनको क्या कहेंगे लघु जोत। ऐसे किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर हो उनको क्या कहेगा अर्धमध्यम। और ऐसे किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर हो उनको क्या क्या मध्यम या मीडियम कहा गया है। और ऐसे किसान 5 है हमारे पास, कौन से 5, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 और 5 ऐसे किसान जिनके पास क्या है 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो, तो ऐसे किसानों को क्या है बड़े आकार की जोत या बड़े किसान कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या कहा, औसत तो हमारे पास सीधा कितना है 2.73 हेक्टेयर, लेकिन ये औसत है। ठीक है, अब हमने क्या है किसानों को डिवाइड किया, कितने 5 तरीके के किसान होते हैं। कैसे होते हैं, सीमांत होते हैं, लघु होते हैं, अर्ध मध्यम होते हैं, मध्यम होते हैं और बड़े किसान होते हैं। और उनका आधार क्या है, जितनी वो भूमि क्या है धारण करते हैं, जितने उनके पास जमीन है उसी आधार पर हम उनको बांटते हैं। तो जो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है तो उनको हमने क्या कहा सीमांत किसान। ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है उनको क्या कहा लघु किसान। और ये सारी चीजें 5 आपके पास सामने दिख रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे राजस्थान में है तो वो जो किसान है वो किस किस टाइप के, मतलब उनका परसेंटेज कितना है। जैसे हमारे यहाँ सीमांत किसान कितने, हमारे यहाँ लघु किसान कितने, हमारे यहाँ अर्ध मध्यम किसान कितने, हमारे यहाँ मध्यम किसान कितने और हमारे यहाँ बड़े आकार के ये बड़े किसान कितने। तो देखो राजस्थान में जो सीमांत किसान है आपके कितने 40%, कितने 40%। इन्होंने कहा कि भाई जो आपके लघु किसान है वो कितने 22%। फिर उन्होंने कहा अर्ध मध्यम किसान कितने आपके पास 18.5%। ठीक है, इन्होंने कहा मध्यम किसान 15% और बड़े आकार के किसान वो कितने आपके 4.69%। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा आपके औसत जोत का आकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक तो। फिर आपको ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो किसान है उनको कितने परसेंट है कि भाई सीमांत किसान कितने, आपके लघु किसान कितने और आपके अर्ध मध्यम किसान कितने और बड़े किसान कितने। फिर एक बात आती है कि महिला जोत धारक, तो महिला जोत धारक आपकी कितनी है 7.75 लाख। ठीक है, अब देखो कुल जोत जो है हमने कितनी बात की थी, कुल हमारे यहाँ पे जोत है 76.55 लाख। कितनी है 76.55 लाख, कितना है 76.55 लाख।
उनमें से महिला किसान कितनी है, तो महिला किसान है आपकी 7.75 लाख। और ये पिछली गणना की हम बात करें तो इनमें वृद्धि हुई है, वो लगभग आपकी कितनी थी, 5.5 के आसपास थी। पिछली हम कृषि गणना की बात करते हैं और उनमें लगभग आपकी 42% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वो अब कितनी हो चुकी है आपके पास, टोटल 7.7 लाख। तो याद रह जाएगा, क्या क्या याद रखना है आपको, हमें याद रखना है कि हमारे यहाँ कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना है, उसके कितने भाग में हमने शुद्ध बोया क्षेत्र है, कितने में बंजर है, कितने में वानिकी है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे यहाँ टोटल जोत कितनी है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ हमको क्या देखना है, कितने टोटल जोत धारक कितने हैं। फिर हमारे यहाँ एवरेज जोत है वो कैसी है, कितनी है, ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो किसान है वो कितने कितने प्रतिशत के, कितने कितने टाइप के किसान हैं, उनमें आपको बता ही दिया सारा सीमांत, लघु वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि महिला जोत धारकों की संख्या कितनी है, और ये आपको पता है कि महिला जोत धारक, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कितनी आपकी 7.75 लाख, जो लगभग कितनी वृद्धि दिखा रहा है आपका, 42%। कब से, पिछली जो आपकी कौन सी थी कृषि गणना थी, 2010 और 11 की बात करते हैं। देखो अब हम लोगों ने सीधा सीधा अभी क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कृषि का योगदान कितना था, एरिया कितना है, कितना हमने बोया, कितना हमारे पास जोत धारक वगैरह जो महिला जोत हैं, टोटल जोत है, वो सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, कृषि का उत्पादन कितना हुआ है। तो सरकार के आंकड़े हम बात करते हैं कि कृषि के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े कितने बताए गए। तो देखो वर्ष 2024-25 के लिए आपकी सरकार ने कहा है हमारे कि हमारा जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होगा वो कितना होगा आपका, 283.91 लाख मीट्रिक टन। कितना लाख मीट्रिक टन, कितना होने वाला है, 283.98 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, हम किस में गणना करते हैं, लाख मीट्रिक टन में करते हैं उत्पादन की गणना। तो सरकार ने बताया कि हमारे यहाँ पे कितना खाद्यान्न उत्पादन होगा, कितने खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, वो आपका है 283.98 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा रबी और खरीफ की बात कर रहे हैं। अब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो कि हम कृषि को किस तरीके से बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं मौसम या सीजन के हिसाब से, किसके हिसाब से, देखो एक तो कौन सी होती है आपकी रबी की फसल होती है, एक कौन सी होती है खरीफ की फसल होती है, एक आपकी कौन सी होती है जायद की फसल होती है। या हम किसको बांटेंगे इस पे, एक तो हम मौसम के, देखो ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप कि हम कृषि का उत्पादन तो सीधा सीधा समझ गया कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है आपका, 283.98 लाख मीट्रिक टन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम कृषि का, इन्होंने बताया कि रबी में इतना होगा और खरीफ में इतना होगा। हम देखो दो चीजों बताते हैं। हम जब एग्रीकल्चर आप पढ़ते हो तो कृषि जो है, कृषि का जो हम डिवाइडेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक तो मौसम के आधार पे करते हैं या सीजन्स के आधार पे कराते हैं। जैसे कौन सी रबी की फसल होगी आपकी, खरीफ की फसल होगी और जायद की फसल होगी। एक हम किसकी बात पर कर रहे हैं, उपभोग के आधार पे। किसके आधार पे, उपभोग के आधार पे। तो उपभोग में क्या होगा आपका, या तो खाद्यान्न होगा या आपका क्या होगा, व्यावसायिक फसलें होंगी। क्या होगी, व्यावसायिक फसलें। अब इस खाद्यान्न में भी हम बात करें तो क्या होगा, एक तो आपका कौन सा होगा, किसकी बात करें, खाद्यान्न। अब इस खाद्यान्न में भी हम कह सकते हैं कुछ रबी की होगी, कुछ खरीफ की होगी। या खाद्यान्न में किसको बात करोगे, एक तो आपका कौन सा हो गया, खाद्य हो गया, और एक आपका दलहन हो जाएगा। क्या होगा, ठीक है, याद रह जाएगी चीजें आपको कि भाई हम क्या क्या करेंगे, कि एक तो मौसम के आधार पर और एक उपभोग के आधार पे। अब देखो इन्होंने कहा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होने वाला आपका, 283.98 लाख मीट्रिक टन होगा, जिसमें रबी की फसलें कितनी आपकी 194.43 मीट्रिक टन और खरीफ की कितनी 89.55 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर हम इसमें और बात करें कि कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तो कितना, इसमें देखो आप खाद्यान्न की मैं बात करूं तो कितना आपका लगभग
236 लाख मैट्रिक टन है, और आपका जो दलहन है वो कितना है 47 लाख मैट्रिक टन। तो ये चीजें आपको मोटी मोटी ध्यान रखनी है कि कुल खाद्यान्न कितना हुआ आपका 283.98 लाख मैट्रिक टन। वहीं आपकी रबी में कितना है 194.43 मैट्रिक टन, खरीफ में कितना आपका 89.55 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, उसमें भी हम और बात करनी है तो खाद्यान्न कितना है आपका 236, और आपका कौन सा दलहन कितना है आपका 47 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, तिलहन में कहा कि कितना है 100 लाख मैट्रिक टन, कितना है 100 लाख मैट्रिक टन। गन्ना कितना आपका 3.61 लाख मैट्रिक टन, और कपास कितनी आपकी 17.94 लाख गांठें, क्या है गांठें। ध्यान रखें है ना आपको भाई, कपास का जो गन्ना करते हैं वो किस में करते हैं भाई, इनका किस में किया हमने लाख मैट्रिक टन में, और कपास की बात करेंगे तो कितना रहा, किस में बात करते हैं लाख गांठों में बात करते हैं, और वो कितनी रही आपकी 17.94 लाख गांठें। ठीक है, अब देखो अगली बात ये करते हैं कि प्रमुख कृषि में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है, इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति किसके साथ, भारत या अन्य राज्यों के साथ। भारत के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति क्या है। देखो पिछली बार इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या आपके RS SI जो भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए, और आपको बिल्कुल ये टेबल याद रखनी है। देखो 3 चीजें याद रखनी है अपनों। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान पहली पोजीशन पे है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान सेकंड पोजीशन पे, और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान थर्ड पोजीशन पे। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको कितनी दे रखी हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे 9 टोटल फसलें दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है 9 टोटल फसलें, यही आपके इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया है, कितने दिया 9 फसलें दिखा रखी। अब देखो इनमें से कुछ में राजस्थान कौन सी पोजीशन में आपके पहले नंबर पे है, कुछ फसलें हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान आपका कौन सा है सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको, कुछ फसलें हैं जो आपको राजस्थान में कौन से पे थर्ड पोजीशन पे मिलने वाला। दोनों चीजें याद रखें। देखो पहले पोजीशन पे जो है आपकी, उनमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है देश का, उसमें हमारे राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है। फिर सेकंड नंबर पे आप बात करोगे तो सेकंड नंबर वालों को कम से कम इतना ध्यान रख लेना कि भाई सेकंड नंबर जो है कौन सी फसल में तो हमारा सेकंड नंबर आया है। ठीक है, तो जब सेकंड नंबर आया तो फर्स्ट भी कोई होगा, तो फर्स्ट वाले को हमें ध्यान रखना है और थर्ड वाले को हमें ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसलों में हम किस पे आए, तीसरे नंबर पे आए। जब तीसरे नंबर पे आए तो हमें क्या रखना है ध्यान कि हमारे जो पहले और दूसरे नंबर पे कौन से राज्य हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो 5 फसलें ऐसी है जिनमें राजस्थान पहले नंबर पे रहा है। कौन कौन सी है, राई है आपकी, राई एवं सरसों, फिर आपका कौन सा बाजरा है, कुल तिलहन है, मोटा अनाज है, और आपका कौन सा ग्वार है। अब इनमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखने पांचों के, क्या रखने हैं पांचों के कि हम जो देश के कुल उत्पादन है उसमें राजस्थान कितना योगदान देता है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया। अब देखो इन्होंने कहा राई एवं सरसों, तो लगभग राजस्थान पहले स्थान पे है आपका। राजस्थान पहले तो ये रख लो कि कौन कौन सी फसलें, 5 फसलें हैं जिनमें राजस्थान पहले स्थान पे। राई एवं सरसों में आपका, बाजरे में है, कुल तिलहन में है, मोटा अनाज में है, और किसमें ग्वार में है। और इनका राजस्थान का योगदान देखो राई एवं सरसों में कितना है आपके 43.43%, बाजरे में कितना आपका लगभग आपका कितना 41 या 42% आप याद रख सकते हो। कुल तिलहन में हम कितना देश का 23% क्या कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं। मोटा अनाज में हम देश का 14% क्या कर रहे हैं उत्पादित कर रहे हैं। वहीं ग्वार में कितना 88.80%। आपको पता भी कि किसी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ग्वार का लगभग 90% जो उत्पादन है वो राजस्थान करता है। तो बिल्कुल राजस्थान लगभग 90% उत्पादन कैसा करता है, ग्वार का करता है। तो इसी टाइप से आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या किसी कूट के आधार पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जो 5 फसलें उनका तो कम से कम इतना याद रखना है कि हमारे देश के जो कुल उत्पादन है उसमें कितना योगदान है। तो 5 फसलें आपको याद है, राई एवं सरसों हो गया, बाजरा हो गया, कुल तिलहन हो गया, मोटा अनाज हो गया और ग्वार हो गया।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई भी एग्जाम में बनेगा तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी तो सीधे सीधे डेटा है, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, इसलिए उनको तो याद रखना ही है, साथ में इस पर भी ध्यान आपको रखना है। फिर हम कहते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सा, तो देखो मूंगफली में हम कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर। राजस्थान की पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर। यहाँ देखोगे आप सेकंड नंबर, जब सेकंड पे तो कोई फर्स्ट पे भी होगा, तो आपको ध्यान रख लेना है देश में सबसे ज्यादा जो मूंगफली है कहाँ उत्पादित की जाती है, वो आपकी गुजरात में की जाती है, और उसके सेकंड नंबर पे कौन है, आपने राजस्थान सेकंड नंबर पे। फिर बात करें कि तीसरे नंबर पे किस पे आते हैं, तो 3 फसलें ऐसी हैं आपकी, चना, कुल दलहन और सोयाबीन, जिसमें राजस्थान कौन से पोजीशन पे, आपके तीसरे पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे। किस किस में, चना में, कुल दलहन में और सोयाबीन में। ठीक है, अब देखो जब तीसरे पे तो फर्स्ट और सेकंड भी कोई होगा, तो यहाँ बहुत इजी है, तीनों में कौन है, तीनों में एमपी जो आपका मध्य प्रदेश है वो पहली पोजीशन पे, और महाराष्ट्र आपका सेकंड पोजीशन पे। याद रह जाएगा कि भाई क्या याद रखना है इस टेबल पे से, जो आपकी 5 जो फसलें हैं जिनमें राजस्थान देश में उत्पादन में देश में पहले नंबर पे, तो उनको आपको उसका प्रतिशत याद रखना है कि देश के कुल उत्पादन में कितना योगदान राजस्थान देता है। सेकंड नंबर की बात करूं कि राजस्थान किस फसल में द्वितीय स्थान पे है, तो आपके किस में, मूंगफली में है, और जब द्वितीय पे है या सेकंड पे है तो फर्स्ट पे भी कोई होगा, तो राजस्थान के देश के मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, गुजरात है। 3 फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान थर्ड पोजीशन पे, कौन कौन सी, आपकी चना है, कुल दलहन है, और आपका कौन सा है, सोयाबीन है। अब जब राजस्थान थर्ड पे और तो फर्स्ट और सेकंड भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों जो फसल है कौन कौन सी, चना, कुल दलहन और सोयाबीन में जो आपका मध्य प्रदेश है वो पहली पोजीशन पे, और आपका जो महाराष्ट्र है वो कौन से, सेकंड पोजीशन पे। तो ये टेबल आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद होना जरूरी है, आपकी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या इकोनॉमिक सर्वे बजट किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र, देखो ये भी आपकी ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो और काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, मेंस हो, प्री हो, आरएस का हो या दूसरे एग्जाम्स हो, सब में इस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार जो डेटा है आपका, नए जो आपके ज़िले हैं, जो नए ज़िले उनके अकॉर्डिंग अपडेट डेटा है, तो इसको एक बार आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को आपको पता ही है कि राजस्थान को जलवायु के आधार पे कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपको पता है कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। किसके आधार पे, जलवायु के आधार पे। तो वही है सारे के सारे, आपको 10 के 10 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए। फिर उनमें क्या क्या है, भाई पहला तो आपका क्षेत्र कौन सा है और उसका क्या नाम दिया गया, जैसे पहले कौन सा हो गया, शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट ए। फिर दूसरी बात करें कि इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, फिर इसमें फसलें कौन कौन सी होती है, तो रबी के सीजन में कौन सी फसल होती है, खरीफ के सीजन में कौन सी फसल होती है। तो आपको एक पूरा एक बार ये है, कम से कम आपको ये जो नाम है वो सारे याद रखने, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट का भी उन्हें ध्यान रखना है कि इस जो क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं, प्लस उसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 आपको दिखाए गए, तो ये भी आपको सारी याद रखना है कि भाई 10 जो आपके क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जनरल ज्योग्राफी में भी आपसे पूछे जाते हैं, भाई सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, कौन सा ऐसा जलवायु प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले सम्मिलित हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे कम जिले सम्मिलित हैं, कौन सा ऐसा कृषि जलवायु प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, कौन सा ऐसा जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो ये भी आपको इससे ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें कि भाई सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है आपका सबसे बड़ा, तो ऐसी चीजें आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, भाई सबसे बड़ा हमारा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम जिले कौन से हैं, जैसे आपके कौन सा उत्तर पश्चिमी सिंचित प्रदेश है तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है जो सबसे कम जिले जिसमें सम्मिलित है, कौन से मात्र आपके जो 2 जिले हैं।
फिर कहेंगे सबसे ज़्यादा जिले किसमें है, तो आपका कौन सा है, आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, थर्ड ए जो है उसमें सम्मिलित है। सबसे कम वर्षा किसमें होती है, तो आपकी किसमें होती है भाई, आपका शुष्क पश्चिमी मैदान है, आपका फर्स्ट ए है उसमें होती है। सबसे ज़्यादा बरसात किसमें होती है, तो आपका कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, उसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित है, कौन कौन सी फसलें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो हम किस पे बात करने वाले, आगे बात करने वाले हैं कि किसानों के लिए वृद्धि के लिए अब हमें क्या है कि दो चीजें, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ानी। तो सर अब आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर कल इस टॉपिक इसी क्लास को आगे रखते हुए सारी जो इनसे रिलेटेड योजना उन पे बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट में इस पे सारे एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। देखो हम क्या करें, कृषि के लिए प्रेरक तत्व कौन कौन से, प्रेरक तत्व मतलब इन द सेंस कि भाई हम ऐसी कौन कौन सी चीजें करें जिससे हमें कृषि का उत्पादन बढ़े और किसानों की आय बढ़े। तो बात करते हैं बीज, तो हम बात करेंगे कौन कौन से बताए इन्होंने, बीज है, उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य है, कृषि ऋण है, फसल बीमा है, तकनीक है, प्रशिक्षण है। तो इनमें क्या है, हम बात करेंगे बीज के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, जैसे आपके बीज स्वावलंबन योजना वगैरह है, उन पे हम बात करेंगे। उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया है, क्योंकि हम कैसी है सस्टेनेबल कृषि की बात करें, हम सतत कृषि की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई जैविक जो उर्वरक उनका क्या प्रयोग ज़्यादा किया जाए, और जो आपके केमिकल हैं जो रासायनिक उर्वरक उनका प्रयोग क्या धीरे धीरे किया जाए, ताकि लंबे टाइम तक आपको क्या है मतलब आपके जो मृदा का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और उत्पादन बढ़ता रहे। तो इसके लिए हमने जैसे बहुत सारी योजनाएं, आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, गोवर्धन योजना है, तो ये सारी योजना पे हम बात करेंगे। फिर ये कहते हैं कृषि ऋण, भैया हमें किसानों को ऋण है तो कैसे सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, तो हमारे कौन से सहकारी कृषि ऋण है जिसमें दीर्घकालीन कृषि ऋण है, तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, अल्पकालीन कृषि ऋण है तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है। फिर ये कह रहे हैं फसल बीमा, तो आपको पता ही फसल बीमा के लिए बात कर रहे हैं हम कि भाई फसल बीमा में जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो उसकी क्या क्या बात है। तकनीक, भाई हम AI ML पॉलिसी लाते हैं, ड्रोन है, ये सारी चीज़ें क्या है कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या करेंगे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और कृषि को कैसा बनाएंगे, पर्यावरणीय आधारित या क्लाइमेट आधारित जो कृषि की हम बात करें, तो क्या करना है हमें कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, तो हम सारी बात करते हैं AI का उपयोग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, IoT का उपयोग करेंगे, और फूड प्रोसेसिंग वगैरह की बात करते हैं, है ना। तो ये सारी उनसे रिलेटेड कौन कौन सी योजना चल रही है उसको पढ़ेंगे। भाई प्रशिक्षण और किसानों के लिए ट्रेनिंग के लिए, या उनके किसानों की ट्रेनिंग के लिए, उनकी जागरूकता के लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो ये सारी हमने क्या कर रखी है, सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग चीज़ें डिवाइड कर रखी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम कौन सी योजना पढ़ रहे हैं और क्या याद रखना है और क्या चीज़ें। तो हमने अलग अलग सारी कर रखी है, और उसी को हम नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा या जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कितनी योजनाएं चल रही है वो सारी बात कर लेंगे। और उसके बाद जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ हैं, जो आपके क्वेश्चंस बने हैं उन पे आधारित, या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे आधारित हम क्लास करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।